भाई आप सभी को कल आपका इतिहास का, भूगोल का और सभी 4 किताब मिला के एसएसटी का पेपर है। इस एसएसटी के पेपर में आपको कुछ भी चीज़ें छोड़नी नहीं है, मैं आपको कुछ हेल्प कर देता हूँ। एक है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय। तो 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय क्यों हुआ? तो पहले तो हमें राष्ट्रवाद का मतलब समझना है। राष्ट्रवाद का मतलब होता है अपने देश से प्रेम करना। अपने देश में अगर कोई दूसरे धर्म, दूसरे इंसान है जो हमें गुलाम करते हैं, गुलाम बनाते हैं, तो उन चीज़ों को नष्ट कर देना ये। तो 1830 की क्रांति के बाद यूरोप में स्वतंत्रता, समानता और राष्ट्रवाद की भावना फैली। फ्रांस की क्रांति और नेपोलियन की नीतियों ने राष्ट्रवाद को बढ़ावा दिया। तो राष्ट्रवाद को बढ़ावा देने के लिए आपकी फ्रांस की क्रांति ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और नेपोलियन की नीतियों ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेजनी के विचार क्या थे? मेजनी एक इतालवी क्रांतिकारी थे। जैसे हम अपने भारत में भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस से इन क्रांतिकारियों को नाम याद रखते हैं, उसी प्रकार ये मेजनी एक इतालवी क्रांतिकारी थे। वे एकीकृत इटली और गणतंत्र शासन के समर्थक थे। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क की भूमिका क्या है? बिस्मार्क ने रक्त और लोहे की नीति अपनाकर 1871 ईस्वी में जर्मनी का एकीकरण करा, यानी जो जर्मनी इधर उधर था उसे मिला दिया। एक क्वेश्चन है, पोलैंड, हंगरी और इटली, जर्मनी और ग्रीस के आंदोलन की सामान्य विशेषता लिखिए। तो हर देश के अपने अपने आंदोलन है। तो राष्ट्रीय एकता की मांग, सबके आंदोलन इसलिए चलेंगे कि राष्ट्रीय एकता की मांग कि हमारा जो देश है उसमें सब इंसान मिलजुल कर रहे। विदेशी शासन का विरोध, कोई भी जो दूसरा देश है हमारे देश को गुलाम न करे, यानी ये ऊपर वाले देशों की बात चल रही है, पोलैंड, हंगरी, इटली, जर्मनी और ग्रीस के बारे में, है ना। उदारवाद और लोकतंत्र का समर्थन, यानी डेमोक्रेसी हो, चुनाव के द्वारा जो वोट डलेगी नेता चुना जाएगा वो देश को चलाए। क्रांति और युद्ध का सहारा लिया जाए, ये थे। भारत में राष्ट्रवाद, प्रथम विश्व युद्ध, आपको पता होना चाहिए 2 विश्व युद्ध हुए थे, एक प्रथम और एक द्वितीय। प्रथम विश्व युद्ध हुआ था 1914 ईस्वी से 1918 ईस्वी तक, और जो द्वितीय विश्व युद्ध है वो 1939 से 1945 तक हुआ। तो प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? प्रथम विश्व युद्ध का भारत पर प्रभाव पड़ा कि महंगाई बढ़ी, करों में वृद्धि हुई। बेजाई जब युद्ध होगा तो सेना जो है आपस में लड़ेगी, एक देश की सेना दूसरे देश से लड़ेगी तो महंगाई बढ़ेगी, करों में वृद्धि हुई, टैक्स में वृद्धि हुई, जनता में असंतोष फैल गया। जनता जो थी वो खुश नहीं थी, वो नहीं चाहती थी कि एक देश दूसरे देश से लड़े। तो प्रथम विश्व युद्ध में 2 ग्रुप बने थे, उन दोनों ग्रुप में 4-4, 5-5 देश शामिल हुए थे। तो भारत में राष्ट्रवाद के बारे में। नमक सत्याग्रह क्या था? आप सभी बच्चे जानते हो कि नमक सत्याग्रह की शुरुआत करने वालों का नाम महात्मा गांधी है। उन्होंने 1930 ईस्वी में गांधी जी ने दांडी मार्च कर नमक कानून तोड़ा। क्यों तोड़ा? क्योंकि अंग्रेज ने नमक पर टैक्स लगा रखा था और हमारे भारत के महात्मा गांधी नहीं चाहते थे कि नमक पर टैक्स लगे, क्यों? नमक वो चीज़ है जो खाने की वस्तुओं में उपयोग होती है। खाने की वस्तुओं में अगर नमक ना डाला जाए तो स्वाद नहीं। वो चाहते थे नमक ऐसा हो जिस पर टैक्स ना लगाया जाए, इसलिए उन्होंने दांडी यात्रा करी। और जब वहां पर वो पहुंच गए थे समुद्र पे तो उन्होंने जल को लिया और उसे जल से नमक उन्होंने बनाया, यानी जल को गर्म करके फिर उन्होंने नमक बनाया। असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया गया? एक चोरी चोरा कांड के कारण गांधी जी ने आंदोलन वापस ले लिया। अंग्रेजों ने क्या नाम, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन इसलिए चलाया था जिससे कि भारत में की जो चीजें हैं जो अंग्रेजों की बनाई हुई है उन चीजों का हम इस्तेमाल नहीं करेंगे, अपने देश की चीजों का इस्तेमाल करे थे। लेकिन इन महात्मा गांधी के सहयोग आंदोलन में कुछ ऐसे असामाजिक तत्व थे जिन्होंने चोरी चोरा कांड करी। एक पुलिस चौकी में आग लगवा दी थी जिसमें जिंदा पुलिसकर्मी जल गए थे। महात्मा गांधी ने सोचा ये आंदोलन बहुत ज्यादा उग्र हो रहा है, तो इसलिए उन्होंने अपना आंदोलन को वापस ले लिया था। समझ में आ रहा होगा, बना बना के लिखना है। सेविने अवज्ञा आंदोलन, वही असहयोग आंदोलन के बारे में। सभी वर्गों का पूर्ण समर्थन नहीं मिला था। सरकार ने दमन नीति अपनाई, यानी सरकार नहीं चाहती थी कि महात्मा गांधी कोई भी आंदोलन करे या भारत में कोई भी आंदोलन हो उसे दमन मतलब होता है उसे कुचलना, यानी उस आंदोलन को चलने न देना। ग्रामीण क्षेत्रों में सीमित प्रभाव थे, यानी ग्रामीण क्षेत्रों में चीजें इतनी अच्छे से नहीं फैली जो भी आंदोलन चलते थे। भूमंडलीय विश्व का बनना, प्रथम विश्व युद्ध का विश्व अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा? भाई जब भी विश्व युद्ध हुआ था 1914 से 1918 ईस्वी में, इससे प्रभाव ये पड़ा था कि व्यापार घटे। भारत में जो व्यापार होते थे
या अर्थ कहीं भी किसी भी देश में व्यापार होते थे, वो व्यापार उतने नहीं होने लगे जितने पहले। ये सिर्फ मैंने शॉर्ट में लिखा है, जिनसे इन्हीं शब्दों को बड़ा चढ़ाकर ज़्यादा लिख सके पेपर ने। एक बेरोजगारी बढ़ी, प्रथम विश्व युद्ध के कारण बेरोजगारी बढ़ी, इतने रोजगार नहीं थे जितने प्रथम विश्व युद्ध से पहले थे। आर्थिक मंदी आई, यानी वस्तुओं का इस्तेमाल कम हो गया, इंसान ज़्यादा सामान खरीदना पसंद नहीं कर रहे थे। 1929 की महामंदी का भी यही कारण था। 1929 ईस्वी में अमेरिका से शुरू आर्थिक संकट पूरी दुनिया में फैल गया, और पूरी दुनिया में फैलने के साथ में कोई भी देश नहीं चाहता था कि हमारे देश में भी महामंदी वाली स्थिति आए, यानी वस्तु होने पर भी उन्हें उपयोग ना करे। औद्योगिकरण का युग, औद्योगिक क्रांति से पहले और बाद की स्थिति की तुलना कीजिए। पहले हस्तशिल्प आधारित उत्पादन था। पहले जितनी भी चीजें हमारे भारत में बनाई जाती थी वो हाथों से बनी होती थी, और उन चीज़ों का ज़्यादा से ज़्यादा इंसान इस्तेमाल करते थे, और वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती थी। बाद में मशीनों द्वारा बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, बाद में मशीनें आई। मशीनें आने से जो काम था हस्तशिल्प, वो ऑटोमेटिक मशीनों से होने लगा, मशीनों से होने लगा, उसके लिए मजदूर काम करने लगे, तो ये आपका बदलाव आया। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक दुनिया। भारत में प्रेस का विकास कब हुआ? प्रेस मतलब होता है जहाँ से हम कागजों को छापा जाता है। 19वीं सदी में भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र शुरू हुआ, जिससे राष्ट्रीय चेतना फैली। ठीक है ना, तो सबसे पहले जो शुरुआत हुई थी 1900 ईस्वी में सदी में भारतीय भाषाओं में समाचार पत्र का शुरुआत हुआ, जिससे राष्ट्रीय चेतना फैली। यानी प्रेस होना बहुत जरूरी था, क्योंकि अपने विचारों को प्रदर्शित करने के लिए कागज पर लिखा होना बहुत जरूरी है, और वो कागज एक स्थान से दूसरे स्थान पर अखबार के माध्यम से जाता है, और हमें सूचना भी प्राप्त हो जाती है। राजनीति और मुद्रण संस्कृति में क्या संबंध है? समाचार पत्रों ने स्वतंत्रता आंदोलन को बल दिया। अभी मैंने आपको बताया, जब कोई चीजें छप रही है, प्रिंट हो रही है, और उसमें समाचार पत्र भी आएगा, तो जो आजादी के लिए जो विचार थे वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने लगे। विचारों का प्रसार हुआ, जनता जागरूक बनी। भाई कोई भी इंसान अगर अपने विचारों को लिख रहा है, और वो लिखे हुए विचार समाचार पत्र के माध्यम से कोई दूसरा व्यक्ति पढ़ रहा है, तो उससे वो जागरूक बनेगा, उसे पता पड़ेगा कि भारत के किस कोने में क्या हो रहा है, कौन सी दुर्घटना घट रही है, कौन से हादसे घट रहे हैं, तो उससे बहुत सारी चीज़ों का फायदा मिला। समकालीन भारत भूगोल। संसाधन और विकास क्या होता है? संसाधन क्या है? तो वे वस्तुएं जो मानव की आवश्यकताओं को पूरा करे, वो संसाधन कहलाते हैं। पेड़ पौधे भी हमारे संसाधन है, जितने वाहन होते हैं ये भी हमारे संसाधन है, पेट्रोल डीजल ये भी संसाधन है। जो भी हमारी जिंदगी को आसान बनाता है वो सभी हमारे संसाधन कहलाते हैं, जो आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। इससे रिलेटेड जो भी जब हमने बेसिक समझ लिया, तो उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएगा तो उसे अच्छे से हम कर सकते हैं। मृदा अपरदन क्या होता है? मिट्टी का कटाव मृदा अपरदन कहलाता है। आपने देखा होगा बहुत सी जो फसलें होती है ना, वो जड़ सहित आ जाती है, जिससे मिट्टी जो होती है वहाँ की बेकार हो जाती है। तो इस तरह से होता है। कृषि। भारत की प्रमुख फसलों के, यहाँ से कृषि संबंधी क्वेश्चन आता है पेपर में कि भारत की कृषि पर हमारी भारत की जो जनता है कृषि ज़्यादा क्यों पसंद करती है। इस तरह से क्वेश्चन, भारत की कृषि की प्रमुख समस्या। भारत की प्रमुख फसलें कौन कौन सी है? चावल, गेहूं, मक्का और दाल और गन्ना, ये भारत की प्रमुख फसलें हैं। खनिज और ऊर्जा संसाधन क्या है? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन से होते हैं? पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, ये हमारे पारंपरिक ऊर्जा स्रोत है। खनिज और ऊर्जा संसाधन। पारंपरिक ऊर्जा स्रोत कौन कौन से भी मैंने आपको बताया है ना। नागरिक शासन में सत्ता की साझेदारी होती क्या है? तो लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यकता है? इससे सभी वर्गों को प्रतिनिधित्व मिलता है। सत्ता की साझेदारी में ये होता है कि चुनाव होते हैं, चुनाव में अगर जो भी पार्टी बनती है, तो उसमें जो जो पद दिए जाते हैं वो एक इंसान को नहीं दिए जाते, सबको दी जाती है। तो इससे क्या होएगा? देश में एकता बनी रहेगी। कोई भी इंसान ये नहीं सोचेगा कि जो नेता है, ये पार्टी है, उसमें एक इंसान को सब कुछ दिया जा रहा है। तो सभी के कुछ ना कुछ पद निर्धारित होते हैं। कोई कानून मंत्री होता है ना, कोई वित्त मंत्री होता है। इस प्रकार से लोकतंत्र के अंदर एक क्वेश्चन है, राष्ट्रीय दल क्या होते हैं? पार्टी। जो दल पूरे देश में कार्य करते हैं उन्हें हम राष्ट्रीय दल के नाम से जानते हैं। ऐसी राष्ट्रीय पार्टियां होती है, भारतीय जनता पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, इससे रिलेटेड होते हैं। आर्थिक विकास की समझ। अर्थशास्त्र। विकास क्या होता है? तो विकास का अर्थ है आय, शिक्षा, स्वास्थ्य और जीवन में स्थिर में। अभी मैंने कुछ दिन पहले मानव विकास रिपोर्ट बताया था कि मानव विकास रिपोर्ट क्या होती है। मानव विकास रिपोर्ट वो होती है जिसके आधार पर हम ये देख सकते हैं कि भारत को पूरी दुनिया में कौन सा स्थान दिया गया है। वो किसके आधार पर होती है? स्वास्थ्य के आधार पर होती है, शिक्षा के आधार पर होती है ना, रहन सहन के स्तर के आधार पर होती है कि हमारा रहन सहन कैसा है। अगर हमारा रहन सहन अच्छा है तो हमें अच्छी स्थान दिया जाएगा। हमारी शिक्षा का लेवल अच्छा है, स्तर अच्छा है भारत में,
ज़्यादा पढ़े लिखे इंसान है उसके बेस पे दिया जाएगा। एक आय स्तर कि भारत में जितने भी इंसान काम करते हैं उसकी आय क्या है, वो अपने परिवार का सही से पालन पोषण कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा है। इसके आधार पर मानव विकास रिपोर्ट तैयार होती है और विकास के बारे में पता पड़ता है। तो विकास का अर्थ है आय, शिक्षा और स्वास्थ्य और जीवन स्तर में सुधार। यदि किसी इंसान की आय अच्छी है, शिक्षा अच्छी है, उस देश में स्वास्थ्य अच्छा है और जीवन स्तर जीवन लेवल अच्छा है, तो उस देश को विकसित या विकास बोलेंगे। मुद्रा और शाखा, बैंक शाखा किसे कैसे देते हैं, तो बैंक जमा धन का उपयोग ऋण देने में करती है। तो बैंकों में जो पैसे आते हैं उसका उपयोग धन का उपयोग करने में, ऋण देने में भी करती है। बैंकों का काम क्या, पैसे को जमा करना, और जो पैसा वो कोई जरूरतमंद आता है जिसका बैंक में अकाउंट से पैसे दे रहे हो, जो पैसा बच जाता है उस पैसों को वो ऋण देती है, लोन देती है उस पर ब्याज पे। सविनय विज्ञान आंदोलन की सीमाएं क्या है, सभी वर्गों का समर्थन नहीं मिला था, अभी मैंने आपको ये बताया था। एक क्वेश्चन है वैश्वीकरण के प्रभाव। अंतरराष्ट्रीय व्यापार में वृद्धि। आप जानते हो दो प्रकार के व्यापार होते हैं, देशी व्यापार और अंतरराष्ट्रीय व्यापार। देशी व्यापार में क्या होता है, अपने देश में एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार होता है, वस्तुओं को खरीदा और बेचा जाता है। एक स्थान से दूसरे स्थान पर व्यापार करने जाते हैं। सपोज करो राजस्थान वाले हैं, वो दिल्ली में व्यापार करने आ रहे हैं और दिल्ली वाले व्यापार करने राजस्थान में जा रहे हैं, तो इस तरह का व्यापार को देशी व्यापार कहेगी। और अंतरराष्ट्रीय व्यापार में एक देश से दूसरे देश में व्यापार किया जाता है, उसमें जो वहाँ की जो करेंसी होती है, नोट होती है, उसके माध्यम से व्यापार को किया जाता है। विदेशी निवेश बढ़ा। तो ग्लोबलाइजेशन के प्रभाव से क्या होता है, विदेशी निवेश बढ़ा। हर देश चाहता है कि मैं दूसरे देश में पैसा लगाऊं जहां पर रोजगार हो और इंसान जो काम करने वाले, रोजगार के नए अवसर बने। छोटे उद्योगों पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा, लेकिन छोटे छोटे बिजनेस है ना वो ठप हो गए, वो ज़्यादा बिजनेस नहीं चल पाए, क्योंकि जब एक देश दूसरे देश पर पैसा लगाएगा सोचेगा। ठीक है, इस प्रकार से मेजनी कौन थे, मेजनी इटली के क्रांतिकारी थे जिन्होंने राष्ट्रवाद का समर्थन करा था। चोरी चोरा कांड क्या था, 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश की चोरी चोरा हिंसक घटना हुई थी, जिसके कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लेगा, जो हमने ऊपर भी बताया था। 1922 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के एक पुलिस चौकी पर आग लग गई थी, जिसके कारण महात्मा गांधी ने अपना आंदोलन वापस ले लेगा। मिट्टी से रिलेटेड क्वेश्चन पेपर में आता है कि काली मिट्टी की विशेषताएं बताइए, है ना। तो काली मिट्टी की विशेषताएं क्या होती है, ये कपास की खेती के लिए उपयुक्त होती है। काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लेटराइट मिट्टी, उससे संबंधित क्वेश्चन पूछा जाता है। लोकतंत्र में विपक्ष की भूमिका क्या होती है, जब भी सरकार चुनाव जीतती है तो जो पार्टी हार जाती है ना वो विपक्ष की पार्टी बनती है। सरकार की नीतियों की आलोचना करना, जनता की आवाज उठाना। अगर सरकार जो काम कर रही है वो सही तरीके से काम नहीं कर रही है तो उनको आवाज उठाना जनता का काम होता है। विकास का एक आर्थिक मापदंड बताइए। विकास का एक आर्थिक मापदंड है प्रति व्यक्ति आय। तो हमारे देश में जितनी भी जनसंख्या है और जितने भी पैसा कमाया जा रहा है उससे भाग करने पर जो आय निकलती है उसे हम प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं। यूरोप में राष्ट्रवाद के उदय के कारण, तो यूरोप में राष्ट्रवाद आया था फ्रांस की क्रांति से, नेपोलियन की नीतियों से, संस्कृति एकता से, उदारवाद के प्रभाव से। ऊपर भी पढ़ा था हमने। नमक सत्याग्रह का महत्व बताओ। अंग्रेजी कानून का विरोध करना, जनता की व्यापक भागीदारी, स्वतंत्रता आंदोलन को गति मिली, तो ये सब हमारे नमक आंदोलन से हुआ था। महात्मा गांधी ने चलाया था दांडी मार्च की यात्रा में, जानते हो भी ऊपर बताया था। मर्दा पर्दन क्या है, मिट्टी जो खराब हो जाती है क्यों हो जाती है, ऊपर इस क्वेश्चन में आया था तिलकों में, यहाँ पे थोड़े बड़े। तो वृक्षारोपण, जब पेड़ पौधे ही नहीं हो पाएंगे ज्यादा तो चाहिए मिट्टी खराब होगी। सीढ़ीदार खेती, बांध बनाना जिससे हमारी मिट्टी खराब होती है। राजनीतिक दलों के कार्य बताओ। चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, जनता का प्रतिनिधित्व करना, भी यही काम है। जो भी आपका राजनीतिक दल होएगी, जो पार्टियां होती है, उनका यही काम है चुनाव लड़ना, सरकार बनाना, है ना, जनता का प्रतिनिधित्व करना। जो इंसान जीत जाता है उनमें से किसी पद को, पद विधायक हो गया या पार्षद हो गया या मुख्यमंत्री हो गया, प्रधानमंत्री हो गया या सांसद हो गया, ये पद दिए जाते हैं। मुद्रा के कार्य क्या है, विनिमय का माध्यम, यानी किसी भी चीजों को आदान प्रदान जो होता है वो सब पैसों के माध्यम से होता है, मुद्रा के माध्यम से होता है। मूल्य को मापा जाता है, कोई भी चीज खरीदी जाती है, बेची जाती है, वो सब मुद्रा नहीं पैसों के मामले से होता है। बचत का साधन भी होता है। भारत में राष्ट्रवाद के विकास का वर्णन बताओ। प्रथम विश्व युद्ध के बाद भारत में आर्थिक संकट और असंतोष बढ़ा। गांधी जी के नेतृत्व में असहयोग आंदोलन 1920 ईस्वी में हुआ था, सविनय विज्ञान आंदोलन 1930 ईस्वी में और भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में चला। इन आंदोलनों ने जनता को एकजुट करा। तो महात्मा गांधी के जितने भी आंदोलन थे ना वो यही थे, और अंत में 1947 में हमारा देश को आजादी मिल गई। औद्योगिकरण का समाज पर क्या प्रभाव पड़ा था, बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, शहरीकरण आया। औद्योगिकरण का मतलब होता है इंडस्ट्रियल एरिया, यानी कंपनी बनना, कंपनी में काम करने वाले आना, और शहरीकरण। श्रमिक वर्ग का विकास हुआ, जितने भी मजदूर वर्ग है ना
वो समाज में आए और काम करने लगे। सामाजिक असमानता आई किसके आधार? औद्योगिकरण से, यानी समाज बढ़ गया। जो इंसान कंपनी में काम करने लगे, जिन्हें अच्छी सैलरी मिलने लगी, कुछ को कम सैलरी मिलने लगी, अच्छी सैलरी वाले को समाज में अच्छा दर्जा दिया गया, कम सैलरी वाले को समाज में इतना अच्छा दर्जा नहीं दिया गया, सामाजिक असमानता आई। लोकतंत्र के परिणामों की व्याख्या। लोकतंत्र का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी। जवाबदेही होता है, जो भी जनता किसी व्यक्ति को चुनती है, यदि वो सही से काम नहीं करता है तो उसे जवाब देना पड़ता है कि हमने आपको चुना है, भी आप हमें काम क्यों अच्छा नहीं कर रहे हो, देश की सेवा क्यों नहीं कर रहे हो, जो पेंशन का पैसा, ये टैक्स का पैसा आता है, उस पैसे को आप कहाँ लगा रहे हो। पारदर्शिता, यानी पता होना चाहिए जनता को कि जो सरकार जो काम कर रही है लोकतंत्र के अंदर, वो सही भी हो रहा है, दर्ज भी अलग होता है। समान अधिकार दिए गए। विकास की संभावना रहती है, हर देश चाहता है। एक मानचित्र के मैप के क्वेश्चन आएंगे 5-5 नंबर के। जैसे दांडी यात्रा जो हुई थी, कहाँ पर हुई थी? गुजरात में हुई थी। चंपारण क्या हुआ था? बिहार में हुआ था। जलियांवाला बाग कहाँ है? आपका अमृतसर में है। कांग्रेस अधिवेशन 1920 में कहाँ हुआ था? नागपुर में। तो ये आपको मैप में दर्शाएगा, एक मैप दिया जाएगा, उसमें इस तरह के क्वेश्चन आपको दर्शाने पड़ेंगे। 1929 में अधिवेशन कहाँ हुआ था? लाहौर में। और कुछ नदियों के नाम आते, कुछ मिट्टियों के नाम आते, वो सिंबल आपको मैप के अंदर दर्शाने हैं। एक बार मैंने क्लास में एक्सप्लेन भी कर रहा था, सारे मैप पर निशान लगा के मैंने आपको समझाए थे। रोलेट एक्ट क्या होता है? 1919 ईस्वी का कानून है, जिससे बिना मुकदमे की गिरफ्तारी की जा सकती थी। उसे, है ना, रोलेट एक्ट में यही होता है, इसे बिना मुकदमा दर्ज के ना, बिना वकील, बिना दलील के कानून के नाम से भी जानते हैं। अगर किसी को भी संख्या के संदेह के आधार पर गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया जाता था, इसलिए कि वो अपने देश को आजाद कराने के बारे में सोच रहा है, या अंग्रेजों के लिए कुछ टिप्पणी करने के बारे में सोच रहा है, उनसे लड़ाई करने के बारे में सोच रहा है, शंका के आधार पर, संदेह के आधार पर उन्हें जेल में डाल दिया जाता था। ये कानून 1919 ईस्वी में आया था। इसी के विरोध में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। आप जानते हो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग में बहुत सारे क्रांतिकारी आए थे अपनी आवाजों को बुलंद करने के लिए। जनरल डायर ने आदेश दे दिया था कि इन पर गोली चला दी जाए। वहां पर 2 बगीचे थे, 2 गेट थे, एक गेट को बंद कर दिया और एक गेट पे बंदूक लगा के उन्हें आदेश दे दिया। दांडी मार्च का उद्देश्य क्या था? नमक कानून तोड़कर अंग्रेजी शासन का विरोध करना। ठीक है, ये उद्देश्य था दांडी मार्च का। मतलब ये यात्रा हुई थी नमक के लिए, नमक पर टैक्स लगा रखा था, वो टैक्स ना लगाए सरकार, क्योंकि नमक वो चीज है जो हर वस्तुओं में उपयोग होता है खाना बनाते समय। औद्योगिक क्रांति के 2 प्रभाव बताओ। मशीनों का प्रयोग बढ़ा, शहरीकरण हुआ। भाई जाहिर है मशीन बढ़ गई, जो औद्योगिक क्रांति है, पहले इंसान घर पे छोटा मोटा काम करना पसंद करते थे। और शहरीकरण हुआ, शहरीकरण मतलब शहर बसने लगे। भारत छोड़ो आंदोलन की मुख्य विशेषता। 1942 में शुरू हुआ था भारत छोड़ो आंदोलन। इसमें करो या मरो का नारा दिया गया था। भारत छोड़ो आंदोलन में व्यापक जन भागीदारी बढ़ी थी। जो इंसान घर पे रहते थे, जो इंसान पसंद नहीं थे बाहर जाना, वो बाहर आए और देश के लिए, आजादी के लिए उन्होंने अपनी भागीदारी निभाई, लड़े। अंग्रेजों के विरुद्ध तीव्र आंदोलन चला। देश आजादी को मिलने में सिर्फ कुछ ही साल बचे थे। 1942 में और 1947 में देश आजाद हो गया था, तो आंदोलन बहुत तेजी से बढ़ा, है ना। जल संचारण के एक उपाय बताओ। वर्षा जल संचारण क्या होता है? बरसात के पानी को सुरक्षित करना। बरसात के पानी को सुरक्षित करना ही हमारे जल संचारण के उपाय है। काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? दक्कन के पठार में पाई जाती है। लोहे अयस्क किस उद्योग में उपयोग होता है? इस्पात उद्योग में ये उपयोग होता है। हरित क्रांति क्या है? हरित क्रांति कृषि क्रांति संबंधित होती है, जिसमें उन्नत अच्छे से बीज लगाए जाए, सिंचाई की जाए, उर्वरकों के प्रयोग से कृषि का उत्पादन बढ़ाया जाए, उसे हम हरित क्रांति के नाम से जानते हैं ना। जितने भी किसान होते हैं जो अपनी फसलों को बोते हैं और उन फसलों से अपनी रोजी रोटी चलाते हैं। बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना के लाभ बताओ। बहुउद्देशीय नदी घाटी योजना में सिंचाई जानते हो, खेती बाड़ी करना, बिजली उत्पादन होने लगा, और साथ में बाढ़ नियंत्रण। तो बहुउद्देशीय योजना का ही महत्वपूर्ण ये उपयोग है। भारत में ऊर्जा संसाधन के प्रकारों का वर्णन करो। पारंपरिक स्रोत है, जिसमें कोयला और पेट्रोल आता है। गैर पारंपरिक स्रोत है, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल विद्युत ऊर्जा। ठीक है। और संघवाद क्या होता है? सत्ता का केंद्र और राज्यों में विभाजन को हम संघवाद के नाम से जानते हैं। जाति आधारित राजनीति क्या होती है? आप जानते हो जितने भी चुनाव होते हैं ना, ये चुनाव बहुत से जाति के आधार पर भी होते हैं। जिस जाति के वर्ग के लोग जहाँ पर ज्यादा रहते हैं, उसी जाति के वर्ग के लोग उनमें जाति में से किसी एक आदमी को नेता बनाने की सोचता है ना। तो जाति के आधार पर राजनीतिक समर्थन मिलता है और लेना पड़ता है उन्हें। राजनीतिक दलों के 3 कार्य भी हमने पढ़ा था ऊपर: चुनाव लड़ना, नीतियां बनाना, सरकार बनाना। लोकतंत्र में समानता का क्या महत्व है? सभी नागरिकों को समान अधिकार मिले। जो भी नागरिक अपनी आवाज उठाना चाहता है, बोलना चाहता है, उसकी आवाजों को दबाया न जाए। ये हमारे लोकतंत्र में समानता का अधिकार है।
लोकतंत्र के गुण और दोष बताइए। जनता की भागीदारी है, जवाबदेही है, अधिकारों की रक्षा, ये तो पाए। दोष, निर्णय लेने में समय लगता है। अगर हम नेता से सवाल पूछते हैं, कोई जवाब मांगते हैं तो एकदम वो जवाब नहीं देता है। राजनीति अस्थिरता रहती है, डर रहता है कि उन्हें एक पार्टी से निकाल कर दूसरी पार्टी में भेजने दिया जाए। अति प्रति व्यक्ति आय क्या होती है? जब हमारे देश की कुल आय को देश की कुल जनसंख्या से भाग कर दिया जाता है तो जो आय आती है उसे प्रति व्यक्ति आय के नाम से जानते हैं। मुद्रा के कार्य बताइए। विनिमय का माध्यम नहीं, पैसों का आदान प्रदान, एक पैसों के बदले में कोई वस्तुओं का लेना, इस तरह। संगठित और असंगठित क्षेत्र में अंतर बताइए। आप सभी जानते हो संगठित क्षेत्र में नौकरी सुरक्षित होती है, असंगठित क्षेत्र में सुरक्षा स्थित होती है ना। तो संगठित क्षेत्र में नौकरी क्या होती है? सुरक्षित होती है, क्योंकि मिलजुल के करता है। असंगठित में भी कभी भी बाहर निकाला जा सकता है। तो ये सारी चीजें संगठित असंगठित क्षेत्रों में अंतर यही है। संगठित क्षेत्रों में नौकरी सुरक्षित होती है और असंगठित क्षेत्रों में सुरक्षा कम होती है। वैश्वीकरण के लाभ और हानि आप जानते हो। व्यापार में वृद्धि होती है, रोजगार के अवसर दिए जाते हैं। वैश्विक ग्लोब जैसे देश से विदेश में, है ना। हानि क्या है? छोटे उद्योग का नुकसान हो जाता है, प्रतिस्पर्धा इससे बढ़ जाती है। तो मुझे उम्मीद है ये एसएसटी की वीडियो आपको बहुत काम आएगी। इन्हीं ये हेडिंग है, इन्हीं हेडिंग के अंदर अपने अपने विचार बढ़ा के इन क्वेश्चनों को बड़ा करना है। ये क्वेश्चन आपके लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में आते हैं और मानचित्र 5-5 नंबर के 2 आएगी, वो आपको अच्छे से करनी है। वीडियो देखने की धन्यवाद। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। ये बहुत फास्ट मैंने आपको एसएसटी का फुल एसएसटी का रिवीजन करा दिया। धन्यवाद।